डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, उनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, कितने किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है। ये सारे हमारे जो थे, ये हमारे पास क्या थे, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो हमारे पार्ट्स में हमने डिवाइड करके बताए हुए थे। इसके बाद हमारे पास आता है सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास। अब हम इसको आगे दो फर्दर टाइप्स में लेते हैं। एक है सिंगल यूज़र ओएस और एक है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि हमारे पास एट अ टाइम एक ही कंप्यूटर है और एक ही पर्सन है उसको यूज़ कर सकते हैं। एक पर्सन एक कंप्यूटर को एट अ टाइम यूज़ करेगा। दोबारा सुन लें, एक पर्सन एक टाइम में एक कंप्यूटर को, एक सिस्टम को यूज़ करेगा। हमारे पास क्या कहलाएगा? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, सिंगल यूज़र यानी कि एक यूज़र होगा, वही एट अ टाइम काम करेगा उसके ऊपर, उसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा उसके ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम कमांड देते हैं, CMD लिखते हैं, CMD के बाद काम करते हैं। ये हमारे पास जो है वो कौन सा है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हम कहते हैं। इसका इस्तेमाल अब दौर जदीद के साथ कम हो गया है, लेकिन इस्तेमाल करते हैं अभी भी हम। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, मल्टी यूज़र का मतलब ये है कि आपके दो या दो से ज़्यादा पर्सनस एट अ टाइम एक सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, ये एक सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। मल्टी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है, आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट हैं और नेटवर्क क्या है? नेटवर्क सर्वर है। सर्वर के बाद उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, वो पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। उसको आप फैच कर रहे हैं यहाँ से एक सर्वर के साथ से और उसको अपने इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। हमारे पास क्या कहलाता है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जांपल्स हैं वो है हमारे पास यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडोज़ है, विंडो 2000 है, या उसके जो फर्दर आगे जितनी विंडोज़ हैं ये सारी क्या है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद मैक आ गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो नए आईफोन वगैरह में आ रहा है, ये हमारे पास कौन से एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आता है हमारा जो उससे अगला फंक्शन है हमारे पास, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन है। हमारे पास जो प्रोसेस चल रहा होता है या कंप्यूटर के जो CPU के अंदर प्रोसेस चल रहा होता है, वो उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, कितने हिस्सों में वो डिवाइड होता है। हम तो उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, टास्क देते हैं, वो परफॉर्म होता है। हमने उसका बैक एंड देखना है कि उसके बैक एंड पे कितने काम हो रहे हैं, कितने प्रोसेस से गुजर के वो कंप्लीट हो रहा है। तो हमारे पास आता है फंक्शन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन है वो कितने किस्म के होते हैं वो भी हम सारे डिस्कस करते हैं इधर। तो हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो है द फॉलोइंग आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला फंक्शन है वो है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट। पहला कौन सा है? प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके बाद आता है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट, फिर इस तरह फाइल मैनेजमेंट, दूसरा आता है मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड वन आता है फाइल मैनेजमेंट, फोर्थ वन आता है IO मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये हमारे पास क्या है? IO मैनेजमेंट है। ठीक है, और उसके बाद फर्दर हमारे पास जो डिस्क लगी हुई है वो उसके मैनेजमेंट है, नेटवर्क की मैनेजमेंट है। उसके बाद हमारा जो है ना प्रोटेक्शन है, यानी कि हमने हमारा कंप्यूटर जो सिस्टम है वो, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितना सिक्योर है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट वन आता है वो हमारा कमांड इंटरप्रेटर आता है।
कमांड इंटरप्रेटर मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जिस तरह क्लास में भी कि DOS जो सिस्टम था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो हमारा चलता था कमांड से, ठीक है, जो जिसमें रजिस्टर थे और जिसको याद करना बड़ा मुश्किल काम था, वो अब तकरीबन एंड होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन अभी भी हम उसको यूज़ करते हैं बहुत रेयर केसेस में। तो इसमें हम आते हैं, इसमें हमारे पास आगे 5.1 आता है, हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट आती है, फिर हमारे पास आती है उसकी प्रोटेक्शन आती है, और उसके बाद 7वें नंबर पे आता है हमारे पास कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर। तो प्रोसेस क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट वन हम पढ़े, हमारे पास प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है कंप्यूटर को या CPU को, उसने उसको क्या करना है? प्रोसेस करना है। हमारे पास जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो हमारे पास क्या है? प्रोसेस है। हमने एट अ टाइम उसको 5 इंस्ट्रक्शन दे दिए, क्या किए? 5 प्रोग्राम हमने कहा उसको एट अ टाइम हमें खोल कर दो, लेकिन कंप्यूटर है वो आपका फर्स्ट वन जो वो इस तरह चलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले नंबर पे आएगा उसका पहले काम होगा और जो एंड पे आएगा उसका एंड पे काम होगा, यानी कि जो पहले आ रहा है उसका काम फ़ौरन होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फर्दर इस तरह। ये हमारे पास कौन सा आ रहा है? प्रोसेस मैनेजमेंट है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में कहता है प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डैट मैनेज अलोकेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक CPU टाइम। क्या मैनेज कर रहा होता है? आपका टाइम, यानी कि आपका टाइम है 60 सेकंड का, 1 मिनट का टाइम है, आपके पास कितने प्रोसेस आए हैं? 5 प्रोसेस आए हैं, उसको वो क्या करेगा? 60 सेकंड को वो डिवाइड करेगा आपके 5 प्रोसेस में, ठीक हो गया। अब ये 5 प्रोसेस में आपका डिवाइड हो गया, आप 60 डिवाइडेड बाई 5 करें तो कितना बनता है? 12 सेकंड को वो हर एक प्रोसेस के साथ डिवाइड कर देगा। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि टाइम जो हमने कहा था टाइम शेयरिंग हो रही है, ये वही वाली चीज़ है। यहाँ पर भी टाइम शेयरिंग हो रही है हमारे पास। ये भी 12 सेकंड है, ये 12 सेकंड में 5 प्रोसेस इसमें डिवाइड होंगे। उसके बाद आपका जो, यानी कि यूज़र को महसूस भी नहीं होगा कि इसके बैक एंड पे क्या काम हो रहा है, लेकिन इस एंड पे ये हो रहा होगा कि ये जो आपके 12 सेकंड्स हैं यहाँ पर डिवाइड हुए हैं, आपके कितने प्रोसेस हैं? 5 प्रोसेस हैं, उसके अंदर इसने 12 के हिसाब से उसको 5 जैसे में डिवाइड कर दिया। अब जैसे जैसे पहले उसकी बारी आएगी, उसकी बारी, अब टाइम, हर प्रोसेस का टाइम अलग अलग है। हो सकता है आपका ये जो प्रोसेस है ये 24 सेकंड ले, ठीक है, लेकिन ये वाला प्रोसेस जो है आपका 10 सेकंड में हो रहा हो, तो 2 सेकंड जो बचेंगे वो इसको इधर आ जाएंगे। हो सकता है ये वाला प्रोसेस आपका 8 सेकंड में हो रहा हो, तो ये जहाँ से आपके कितने बच के 4 सेकंड बच के ये आपके इधर आ जाएंगे। तो ये जितना टाइम इसका लेगा, CPU का टाइम जो है ना वो आपका क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। CPU टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपका। अब CPU का जो टाइम है जब 5 हिस्सों में डिवाइड होगा वो, तो उसके बाद ये 4 प्रोसेस हो गए, तो 5वां प्रोसेस ऑटोमेटिकली इतने टाइम में कवर हो जाएगा कि आपका पूरा 1 मिनट के अंदर आपके तमाम के तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट है। इसके अंदर मैं आपको जो है ना, मैंने इस आपको बताया है कि प्रोसेस हमारे पास 5 प्रोसेस आए हैं, 5 प्रोसेस को हमने इस तरह डिवाइड किया है। आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो 3 प्रोसेस दिए हुए हैं, ठीक है, और उसने 3 प्रोसेस को डिफरेंट टाइम्स में डिवाइड किया हुआ है और उसके बाद उसको आगे लेकर चला है, ठीक हो गया। उसके बाद उसने इसमें केस डिस्कस किए हैं, वो आपने देख लेने हैं। प्लस माइनस डिवीजन के केस हैं, वो आपका जो डिमास रूल चल रहा होता है, जिन्होंने मैथ में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो डिवीजन सबसे पहले होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन और एंड पे सब्ट्रैक्शन होती है। सेम इसी रूल को फॉलो करते हुए वो जो आपकी बुक में केसेस दिए हुए हैं वो इसी तरीके से फर्दर आगे हुए हैं। मैं एक केस आपको समझा भी देता हूँ। हम लेते हैं यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 -1 और +5, ये हमने केस ले लिया, ठीक है, केस स्टडी ले लिया। अब हमारे पास कौन सा रूल है? डमास का रूल है, DMAS, ठीक है। हमारे पास सबसे फर्स्ट वन क्या है कि हमने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है और फिर सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? डिवीजन। तो मैं डिवीजन परफॉर्म करूँगा इधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5।
अब आगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगी, ये प्रोसेस, उसके बाद हम एज इट इज़ इसको लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हमारे पास उसके बाद इस प्रोसेस में क्या बच गया हमारे पास, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले मैं कौन सा काम करूँगा, ये नहीं है कि मेरे पास सब्ट्रैक्शन पहले आ गई है तो मैं इसको पहले परफॉर्म करूँगा, नो। सबसे पहले मैंने देखना है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं और उसके बाद उनके अंदर साइन कौन कौन से आ रहे हैं। हाँ, यहाँ माइनस होता तो मैं इसको यहाँ माइनस करता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जिसका कोई साइन नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है। अब प्लस 25 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29। तो ये इसने इसको सारा क्या किया, इसका प्रोसेस मैनेजमेंट किया। सबसे पहले उसने डिवीजन परफॉर्म किया है, फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की। ये सारा हमारा क्या था, प्रोसेस मैनेजमेंट था। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। हम तो सिर्फ देखते हैं कि हमारे पास एक हार्ड डिस्क है और हम उसको देख रहे होते हैं। हमारे पास क्या आता है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, मेमोरी हमारे पास जो होती है कंप्यूटर के अंदर वो किस फॉर्म में होती है, मैं आज आपको बताता हूँ कि हमारे पास किस फॉर्म में होती है। हमारे पास मेमोरी एक खाने की फॉर्म में होती है। जिस तरह हमारे पास ये डिफरेंट, आपको तस्वीर में नज़र आ रहे होंगे, इसमें खाने बने हुए। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब हम उसको सेव करते हैं तो वो मेमोरी के इधर पहले हिस्से में आगे सेव हुई, पहले हिस्से में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। इस तरह नहीं है कि आपकी पहला हिस्सा इधर सेव हुआ, दूसरा इधर सेव हुआ। ये पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम है अंदर मेमोरी का, कि वो आपका जो स्टोरेज रख रहा है सारी, वो एक तरतीब से रखता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह फर्दर आपका चल रहा होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, मेमोरी के अंदर जितना डाटा सेव होता है वो इस फॉर्म में जाकर सेव हो रहा होता है। यहाँ नंबर 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रही है हमारे पास, ये भी किसका पार्ट है, ये भी पार्ट है कंप्यूटर साइंस ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है और कंट्रोल कौन कर रहा है इसको, CPU कंट्रोल कर रहा है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आपके बुक के अंदर इसकी एक पिक्चर बनी हुई है पेज नंबर 816 के ऊपर, उसमें दिया हुआ है कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे है और प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे। अब आपने इंस्ट्रक्शन दी है मेमोरी को, प्रोसेस आपका हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। यहाँ से आपने मेमोरी दी है, यहाँ से ये प्रोग्राम 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, और ये यहाँ से लोड होके आ रहा है, मेमोरी से लोड होके आ रहा है CPU के अंदर। अब कोई भी प्रोग्राम अपना जो सेव हुआ प्रोग्राम है आप वो खोलते हैं तो वो आपका कहाँ सेव हुआ होता है, मेमोरी के अंदर। अब आपने उसको फेच करना होता है। आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, CPU को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यहाँ पे मुझे इसको अलाउ किया जाए इस प्रोग्राम को, वो वहाँ से इधर इंस्ट्रक्शन भेजता है कि इसको उठा के इधर लोड करो। यहाँ से आपकी इंस्ट्रक्शन आई मेमोरी को, मेमोरी ने वही इंस्ट्रक्शन, वो जो प्रोग्राम है स्पेसिफिक प्रोग्राम है, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे प्रोग्राम नंबर 5 चाहिए, 5 मेरे पास कौन सा बनता है, ये वाला, यहाँ से ऑर्डर आया इसको कि 5 को उठा के इधर भेजो। इससे क्या किया CPU ने, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने क्या काम किया, उसने इसको यहाँ पर भेजा, 5 को इंस्ट्रक्शन भेजी, 5 ने क्या किया, रिस्पांस किया उसको, रिस्पांस में इसने क्या किया, मेमोरी को लोड किया। अब ये मेमोरी में लोड होगा और डिस्प्ले में हमें शो हो जाएगा कि हमारे पास ये फंक्शन कौन सा है, मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो है इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये इतना काम पढ़ाया आपको, आज हमने क्या पढ़ा है, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र एंड प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, आगे फर्दर इसके 2 पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।